तो आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने वाले हैं, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे कोई भी हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास की परिभाषा पहले देखते हैं। इतिहास की परिभाषाओं से भी संबंधित प्रश्न बनते हैं, जो कि विद्वानों के जो विद्वान परिभाषाएं दिए हैं, कथन विद्वानों का है, उससे एग्जाम में आता है। तो कैसे आता है देखते हैं। तो पहला देखते हैं, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। सत्य घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास बताया। किसने बताया? एग्जाम में अगर आ गया सत्य घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास किसने बताया है, तो हेरोडोटस हिस्टोरिका ग्रंथ में बताए हैं। विद्वान हैं हेरोडोटस, जो कि हिस्टोरिका में कहे हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इतिहास दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। ये कौन कहा है? तो ये कहे हैं कार्लाइल। विकासवादी दृष्टिकोण से परिभाषा देने वाले विद्वान हैं। तो विकासवादी दृष्टिकोण से परिभाषा डार्विन ने दिए थे। सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है। ये किसने कहा है? तो डार्विन कहे हैं, जो कि विकासवादी दृष्टिकोण से परिभाषा दिए हैं, उसी में ये कहे हैं। ठीक, इसके आगे चलते हैं। घटनाओं के पीछे कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान होती है। इसी कार्य कारण श्रृंखला को खोजने का नाम इतिहास है। ये कौन कहा है? तो ये हीगल का कथन है। हीगल ने अपनी परिभाषा में कहे हैं, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो परिभाषा दिए हैं, उसमें एक बात कहे हैं। कौन? हीगल ने। कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना इतिहास कहलाता है। ये कौन कहा है? तो ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहे हैं। इसके बाद यथार्थवादी दृष्टिकोण से परिभाषा देने वाले विद्वान हैं। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण से डॉक्टर नगेंद्र ने परिभाषा दिए हैं, और यथार्थवादी से डॉक्टर नगेंद्र ने परिभाषा दिए हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इतिहास को बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास किसने बताया है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने ही बताए हैं। ठीक, डॉक्टर नगेंद्र। साहित्य को चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं। ठीक है, बदलती हुई चित्त वृत्तियों के साथ सामंजस्य दिखाना इतिहास है। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहे हैं अपने परिभाषा में। इतिहास की जो परिभाषा दिए हैं, उसी में कहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो इसको भी देख लीजिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति। इतिहास लेखन मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति में सबसे पहले इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं, तो सबसे पहले गारशा द तासी ने लिखे थे। गारशा द तासी ये विद्वान का नाम है। और कौन सा ग्रंथ लिखे थे, कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखे थे हिंदी साहित्य का? इस्तवार द ललित रेत्युर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसमें गारशा द तासी के बाद वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करने वाले विद्वान हैं। तो गारशा द तासी के बाद बहुत से विद्वान प्रयोग किए हैं, लेकिन इनके ठीक बाद शिव सिंह सेंगर ने किए थे। शिव सिंह सरोज इनका ग्रंथ है, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास है, और शिव सिंह सेंगर ये विद्वान हैं। ठीक, इसके आगे चलते हैं। इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति, तो ऊपर हम लोग देखे हैं वर्णानुक्रम पद्धति है, जो कि गारशा द तासी ने प्रयोग किए हैं। इतिहास लेखन की सबसे प्रसिद्ध पद्धति, अगर प्रसिद्ध पद्धति की बात की जाए तो कालानुक्रम पद्धति है, जो कि ग्रियर्सन ने सबसे पहले प्रयोग किए थे। अगर इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति की बात की जाए तो विधेयवादी पद्धति है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रयोग किए थे। ठीक है,
कालानुक्रम पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कालानुक्रम पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किए थे ग्रियर्सन ने, जो कि यहाँ हम अभी देखे हम लोग किस ग्रंथ में, किस इतिहास ग्रंथ में, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, इसमें। ठीक, इसके आगे चलते हैं। किस पद्धति में रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा रचनाकारों के गुण दोष बताने पर बल दिया जाता है? तो आलोचनात्मक पद्धति। गुण दोष जब बताया जाए तो आलोचना किया जाता है, आलोचनात्मक पद्धति कहेंगे उसको। इसके आगे देखते हैं, आलोचनात्मक पद्धति सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आलोचनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। शास्त्रीय मान्यताओं, भाषा विज्ञान आदि के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है? तो वैज्ञानिक पद्धति में। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो गणपत चंद्रगुप्त ने किए थे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में। इसके आगे चलते हैं, रचनाओं का मूल्यांकन उनके द्वारा समाज को प्रभावित करने के आधार पर किस पद्धति में किया जाता है? तो समाजशास्त्री पद्धति है। ठीक है, आगे चलते हैं। समाजशास्त्री पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किए हैं, और भी किए हैं, लेकिन इनका नाम मुख्य है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। समाजशास्त्री पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किए हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि 3 ग्रंथ इनके यहाँ पर हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी। इतिहास लेखन की नवीनतम व सर्वश्रेष्ठ पद्धति है विधेयवादी पद्धति। सभी पद्धतियों का मिश्रण किस पद्धति को कहा जा सकता है? तो विधेयवादी पद्धति को ही कहा जा सकता है, क्योंकि विधेयवादी पद्धति में लगभग सभी पद्धतियों का मिश्रण रहता है, कह सकते हैं। दोहरा नामकरण किस पद्धति की विशेषता है? तो दोहरा नामकरण विधेयवादी पद्धति की ही विशेषता है। जैसे विधेयवादी पद्धति का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में किए थे, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे थे, तो दोहरा नामकरण मतलब एक काल का 2 नाम होता है। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहे हैं शुक्ल, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहे हैं, रीतकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहे हैं, और आधुनिक काल को गद्यकाल भी कहे हैं। कहने का मतलब 2 नाम रहता है। दोहरा नामकरण इसकी विशेषता है। किसकी? विधेयवादी पद्धति की। विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो तेन ने किए थे। विश्व में तो तेन ने किए थे, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किए थे। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग तो अभी हम लोग देखे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे किसी दूसरे वीडियो में देखते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करिए। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये उपयोगी है या नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर उपयोगी हो तो कमेंट में बताइए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।